नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीचिंग माइलस्टोन में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय करके पढ़ रहे होंगे। तो मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने एक और टेस्ट लेकर, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम कर रहे थे, ताकि आप जान सकें कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। अपने आप से ईमानदारी रखिएगा, देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस के आप सही आंसर इसमें बता पाते हैं। तो चलिए, बिना समय गँवाए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो चलिए देखते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, मनरेगा के तहत एक ग्रामीण गरीब को अधिकतम कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। हमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 180 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 100 दिन और ऑप्शन डी 90 दिन। तो जो इसका राइट आंसर होगा 100 दिन, क्योंकि मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। यह भारत में लागू एक गारंटी रोजगार योजना, जिसे 2005 में शुरू किया गया था, और यह हर वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 100, ऑप्शन सी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित एक बैंक है जो राष्ट्रीयकृत, ऑप्शन बी राष्ट्रीयकृत नहीं, ऑप्शन सी विदेश में आधारित, ऑप्शन डी आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल है। तो यहाँ पे अनुसूचित बैंक क्या है? स्केड्यूल्ड बैंक की बात कही जा रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, स्केड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो कि आरबीआई की दूसरी अनुसूची, सेकंड लिस्ट में शामिल होते हैं। और जो ये एक्ट है वो 1934 को पास किया गया था। इसमें सभी के सभी कमर्शियल बैंक शामिल किए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए खादर मिट्टी, ऑप्शन बी बांगर मिट्टी, ऑप्शन सी जड़ोड़ मिट्टी, ऑप्शन डी रेगुर मिट्टी। तो जो काली मिट्टी है उसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो यानी जो इसका डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। अब जानते हैं काली मिट्टी के अंदर होता क्या क्या है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन पोटास की कमी होती है, और इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को ये कपास की खेती के लिए बहुत सहायक होती है। इसमें मैग्नीशियम, चूना, लोह तत्व और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। अब ये मिट्टी पाई कहाँ कहाँ पे जाती है? ये मिट्टी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और इसके अलावा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इसका जो रंग काला होता है उसका कारण क्या है? इसमें टिटनी फेरस और मैग्नाइट जैसे पदार्थों की उपस्थिति होती है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। ये मिट्टी दक्कन के पठार के अलावा मालवा के पठार पर भी पाई जाती है। तो ये काली मिट्टी से जुड़े हुए कुछ अलग पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये मिट्टी वाला टॉपिक है, कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है और उसमें क्या उसकी विशेषताएं रहती है, उस टॉपिक पे भी हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन न रहे। इस पे मैं आपको अलग से क्लास प्रोवाइड करा दूंगी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन ए महाभाष्य, ऑप्शन बी मिताक्षरा, ऑप्शन सी बीजक, ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। तो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित जो पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। और 8 अध्याय में 4-4 पद हैं, जिसमें संस्कृत संबंधी सूत्रों का वर्णन किया गया है, और कुल मिलाकर लगभग 4000 सूत्र इसमें संस्कृत से संबंधित दिए गए हैं, जिसकी रचना पाणिनि द्वारा की गई है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खिज़्र खां द्वारा किस वंश की शुरुआत की गई थी। इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है, सैयद वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश और ऑप्शन डी राजपूत वंश। तो खिज़्र खां द्वारा ऑप्शन ए सैयद वंश की स्थापना की गई थी। अब ये सैयद वंश था क्या? ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था, जिसका कार्यकाल 1414 से लेकर 1451 तक रहा। इसमें खिज़्र खां ने कब तक इसमें शासन किया? 1414 से लेके 1421 तक। इसके जो अंतिम शासक थे वो थे अलाउद्दीन आलम शाह। और इसमें क्या था, जो खिज़्र खां ने क्या किया था, 1414 में दिल्ली की सत्ता को दौलत खान लोधी से छीनकर सैयद वंश की स्थापना कर दी थी। तो ये हमारा सैयद वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो कि एग्जाम से आपसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, वायु दाब के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन हमें दिया गया है, एनीमोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हैग्रोमीटर, ऑप्शन डी थर्मोमीटर। तो वायु दाब के लिए जो उपकरण यूज़ किया जाता है वो ऑप्शन है बैरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या है? ऑप्शन बी
बैरोमीटर। अब बैरोमीटर क्या है? एक वायु दाब मापी यंत्र है जिसमें वायु के दबाव को मापा जाता है। अब इसमें कैसे मापा जाता है? अगर जो वायु दाब मापी है अगर वो बहुत ही तेज़ी से कम हो जाता है तो आंधी तूफान की संभावना होती है। अगर वो धीरे धीरे कम होता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और अगर पैमाना बढ़ जाता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। तो इस तरीके से बैरोमीटर से हम वायु के दाब को नापते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आस्वादन निम्नलिखित में से किसके अर्थ को संदर्भित करता है? इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सूंघना, ऑप्शन बी सुनना, ऑप्शन सी स्पर्श करना, ऑप्शन डी चखना। तो आस्वादन का मतलब जैसे आपको पता लग पा रहा है यहाँ पे, आस्वादन का मतलब है स्वाद से। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी चखने से संबंधित होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उपकरणों की सूची में से किस उपकरण को नेटवर्क लेयर के लिए उपयोग किया जाता है? इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए रिपीटर्स, ऑप्शन बी है राउटर, ऑप्शन सी है आवेदन द्वारा, ऑप्शन डी है स्विच। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राउटर। अब ये राउटर होता क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में 7 लेयर होते हैं और उन लेयर में से ये नेटवर्क लेयर तीसरा लेयर है। इसीलिए इस लेयर में इसको 3 लेयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको जो लेयरिंग जो है क्या करता है, ये राउटर के थ्रू पैकेट इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को पहुंचाता है, फॉरवर्ड करता है। ये राउटर का काम होता है और इसी को क्या बोला गया है? नेटवर्क लेयर, जो कि कंप्यूटर लेयर के 7 लेयर में से तीसरी लेयर है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दिया गया है, एनटीपीसी किस क्षेत्र में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? ऑप्शन हमें दिया गया है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी परिवहन। तो एनसीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है? हमारा विद्युत क्षेत्र से। इसकी फुल फॉर्म क्या है एनटीपीसी की? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसमें भारत सरकार का जो वर्तमान में 89.5% इसमें है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये है क्या? भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी। ये सभी आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से संबंधित थे। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, इसको प्रिपेयर करते रहिएगा। मिलेंगे जल्दी ही अगली क्लास में कुछ और ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहिएगा। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन इसमें हमने डिस्कस किए हैं, जितने भी टॉपिक इन क्वेश्चंस के थ्रू हमें पता लगे हैं, वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही दे पाएँ उसको कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।